वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम दो महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इन दोनों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक तरह से क्या होता है, जहां पर एक तरह से क्या होता है, शेयर जो होते हैं उसका क्रय विक्रय होता है। कहने का मतलब जो शेयर को बेचने वाले विक्रेता होते हैं और जो शेयर को खरीदने वाले क्रेता होते हैं वो आपस में एक तरह से क्या करते हैं, शेयरों का क्रय विक्रय करते हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक तरह से उसके लिए क्या करता है, माध्यम का काम करता है। भारत में अगर हम 2016 तक की बात करें तो कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज थे, ठीक है, जिसमें कोलकाता हो गया, आपका चेन्नई हो गया, जयपुर हो गया, NSE हैं, BSE हैं, इस तरीके से कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज थे। लेकिन वर्तमान समय में जैसे अभी हम अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें तो जो सेबी की वेबसाइट है उसके अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर के 7 स्टॉक एक्सचेंज अभी कार्यरत हैं। ठीक है, 7 स्टॉक एक्सचेंज जो है अप्रैल 2022 में वो कौन कौन से हैं, एक आपका हो गया BSE, दूसरा हो गया NSE, फिर उसके बाद में है कलकत्ता, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक है, मेट्रोपॉलिटन है, और एक हमारा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स। इस तरीके से सेबी की जो वेबसाइट है, क्योंकि देखिए जो शेयर मार्केट होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा, जो रेगुलेट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। मतलब सेबी के जो नियम होते हैं वो एक तरह से स्टॉक बाजार पर लागू होते हैं। स्टॉक बाजार में एक समय ऐसा आया था 1990 के आसपास, उस समय उसमें धोखाधड़ी होने लग गई थी, तो उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा सेबी का गठन किया गया था। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे थे तो भारत के संदर्भ में हमने देखा इतने स्टॉक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा जो शेयरों का क्रय विक्रय होता है वो कहां पे होता है, इन दो स्टॉक एक्सचेंज पे। एक हमारा कौन सा है, BSE, और दूसरा कौन सा है, NSE। इन दोनों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से उसके करने के लिए एक तरह से क्या करना पड़ता है, उसको लोगों से पैसा उधार लेना होता है। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करती हैं, अपने जो शेयर होते हैं, अपनी कंपनी के जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एक तरह से इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। उसके लिए एक तरह से क्या करना पड़ता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वहां पे एक तरह से रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं तो जो NSE है और BSE है यहां पर कंपनियां क्या कराती है, अपने को रजिस्टर कराती है, या तो NSE पे का रजिस्टर कराएगी या BSE पर, या दोनों पर भी रजिस्टर करा सकती हैं। और फिर IPO के माध्यम से एक तरह से क्या करती हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं। ठीक है, IPO का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में जब हमने कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार पढ़ा था उसमें बताया था कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, IPO। तो IPO के माध्यम से एक तरह से कंपनियां क्या करती हैं, इन्वेस्टर से पैसा वसूल करती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से क्या है, एशिया का सबसे प्राचीन शेयर बाजार है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। और बाद में 2002 में इसका जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया गया, BSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नाम कब किया गया था, 2002 में। भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1957 में भारत सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो BSE में
5,000 से भी ज्यादा कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, अधिसूचित हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर लोगों से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा अगर लेना होता है तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है यहाँ पर एक तरह से अपने को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जो BSE है यहाँ पे वर्तमान समय में 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां जो है वो रजिस्टर्ड हैं, अधिसूचित हैं। और BSE को एक तरह से पूंजी बाजार का प्रतीक माना जाता है। इसके जरिए कोई भी कंपनियां क्या करती हैं, 1 साल से अधिक समय के लिए, ठीक है, जिसको हम दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करती हैं। देखिए पहले अगर हम बात करें तो पहले के समय में एक तरह से क्या होता था कि जो भी कंपनियां होती थी उनको अगर पैसों की आवश्यकता होती थी तो इसके लिए वो क्या करते थे, पहले से एक जगह निर्धारित कर देते थे, वहां पर वो इकट्ठा होकर शेयरों का सौदा करने लगते थे। मतलब कोई भी जो प्लेस होता था, ठीक है, पहले से डिसाइड कर लेते थे और वहां पे एक तरह से जो भी शेयर बेचने वाले विक्रेता हैं, शेयर खरीदने वाले जो क्रेता हैं, वो आपस में एक तरह से मिलते थे और शेयरों का सौदा करते थे, ठीक है। लेकिन उसमें कई महीनों गुजर जाते थे, 6-6 महीनों तक का जो टाइम है वो लग जाता था, ठीक है। जैसे जैसे इन शेयर खरीदने वाले बेचने वालों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने एक तरह से क्या किया गया था, नई जगह ढूंढी थी, जिसको हम एक तरह से वर्तमान समय में दलाल स्ट्रीट नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में BSE या NSE के जो ऑफिस हैं वो भी उसी दलाल स्ट्रीट में ही एक तरह से लोकेट है, वहां पे एक तरह से स्थित हैं। तो 1995 से पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, 1995 से पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले शेयरों का जो क्रय विक्रय होता था वो एक तरह से ऑनलाइन नहीं होता था, उसके लिए एक तरह से पेपर वर्क ज्यादा होता था, कागजी कार्रवाई एक तरह से ज्यादा होती थी, कंप्यूटराइज एक तरह से नहीं था, ठीक है। लेकिन 1992 में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जिसमें एक तरह से अधिकांश जो कार्य हैं, ठीक है, या जो भी ट्रेडिंग होती थी वो एक तरह से कंप्यूटराइज होती थी। क्योंकि देखिए 1990 में एक तरह से जो हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था उसमें शेयर बाजार के प्रति लोगों का जो विश्वास था एक तरह से वो उठ गया था। तो ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जो BSE था उसको एक तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए कहा गया था। लेकिन उसने प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है कि एक तरह से कंप्यूटराइज होने के लिए मना कर दिया था। लेकिन 1992 में NSE की स्थापना हुई थी, जिसमें जो कार्य हैं, जो ट्रेडिंग होती थी वो एक तरह से ऑनलाइन होती थी और जिससे लोगों का जो विश्वास है शेयर मार्केट में वो वापस एक तरह से बढ़ने लग गया था। 2005 से BSE एक तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रूपांतरित हो गया, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और विश्व का ये सबसे नौवां सबसे बड़ा एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अब देखिए इसके बेंचमार्क इंडेक्स की अगर हम बात करें, सूचकांक की बात करें, ठीक है, कि इसमें जो भी कंपनियां हैं एक तरह से उसकी ग्रोथ या फॉल को दिखाने के लिए तरह से क्या होता है, बहुत सारे सूचकांक बनाए गए, ठीक है। कोई भी जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके से है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक तरह से इंडिसेस बनाए जाते हैं, सूचकांक बनाए जाते हैं, जिससे हमारे देश की जो ग्रोथ होती है, विकास होता है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स कौन सा है, सेंसेक्स है, ठीक है, जिसमें एक तरह से टॉप की, क्योंकि देखिए इसमें हमने देखा था कि 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां जो हैं वो BSE में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन सूचकांक जब बनाए जाते हैं तो सेंसेक्स जब बनाया जाता है, ठीक है, इंडेक्स जो सूचकांक निकाला जाता है, तो इन 5,000 में से जो 30 अच्छी कंपनियां हैं उनके शेयरों का एक तरह से ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसके द्वारा हमको क्या जानकारी मिलती है कि जो कंपनी है उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उसको जानने के लिए तरह से इंडेक्स बनाया गया था, ठीक है। और सेंसेक्स जो है वो शुरुआत कब की गई थी, 1986 में। इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम इक्विटी इंडेक्स कहा जाता है। और देखिए कोई भी इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो जो सेंसेक्स बनाया गया है उसमें आधार वर्ष जो है वो क्या लिया गया है, 1978-79। तो BSE का जो प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स है वो कौन सा है, सेंसेक्स है, जिसके द्वारा हमको ग्रोथ या
फॉल क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक और भी हैं, वो कौन कौन से हैं? BSE 500 हैं, BSE 200 हैं, ग्रीन एक्स हैं, ठीक है। और बाजार पूंजीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं अभी अप्रैल 2022 तक, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरह से क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं उन सारी कंपनियों के शेयर का कुल मूल्य कितना है उसको हम क्या कहते हैं? बाजार पूंजीकरण कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि इसमें 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो उन सभी कंपनियों के शेयरों का कुल वैल्यू कितनी है, कुल मूल्य कितना है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अप्रैल 2022 तक अगर हम देखें तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है? 270 लाख करोड़ के लगभग है। ये तो हमारी बात हो गई है BSE के बारे में, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे अब वो कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE के बारे में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1992 में। और भारत का एक तरह से क्या है, ये सबसे बड़ा शेयर बाजार है। शेयर बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आपको बताया था कि 1990 के आसपास में हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था उस समय लोगों का शेयर बाजार से एक तरह से विश्वास उठ गया था। तो शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए एक तरह से क्या किया था? NSE की स्थापना की गई थी। इसमें जो ट्रेडिंग होती थी, जो शेयर का लेन देन होता था वो एक तरह से ऑनलाइन होने लग गया, जिसमें धोखाधड़ी एक तरह से रोकी जा सके। तो धोखाधड़ी स्कैम को रोकने के लिए एक तरह से NSE की स्थापना की गई थी 1992 में। और इसमें जो भी शेयरों का लेन देन होता था, ठीक है, जो भी शेयर होते थे उनका क्रय विक्रय होता था वो कंप्यूटराइज तरीके से होता था, क्योंकि जो पेपर वर्क होता था उसमें एक तरह से गड़बड़ी हो जाती थी, लेकिन कंप्यूटराइज तरीके में एक तरह से गड़बड़ी होने की आशंका नहीं होती है। जो भी शेयर बाजार में स्कैम होता था, जो धोखाधड़ी थी, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक तरह से किया गया था 1992 में NSE की स्थापना की गई थी। NSE एक तरह से क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें एक तरह से शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य प्रकार की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो एक तरह से क्या है? सूचीबद्ध हैं। ये भारत का एक तरह से पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग हम एक्सचेंज कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कार्य करता था उसमें कार्य कौन सा होता था? सारा काम कागजी कार्रवाई होता था, पेपर वर्क ज्यादा होता था। लेकिन 1992 में या 90 के समय अगर हम देखें तो उस समय फिर क्या हुआ था? कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ गया था, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि 1995 में BSE भी एक तरह से क्या हो गया था? कंप्यूटराइज हो गया था। लेकिन 1995 से पहले अगर हम देखें, क्योंकि शुरुआत में BSE ने भी कंप्यूटराइज होने से मना कर दिया था, लेकिन कंप्यूटराइज के बढ़ते प्रयोग के कारण, उसके बेनिफिट की वजह से 1995 में BSE ने भी एक तरह से क्या किया था? कंप्यूटराइज को, ऑनलाइन ट्रेडिंग को अपनाया था। अब देखिए BSE और NSE दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? मुंबई में स्थित है। फिर NSE की अगर हम बात करें तो इसमें लिस्टेड जो कंपनियां हैं वो कितनी हैं? 1600 से अधिक हैं। देखिए BSE में जो कंपनियां थी वो कितनी लिस्टेड हैं? 5,000 से भी ज्यादा हैं। और NSE जो है इसमें लिस्टेड कंपनियों की संख्या कितनी है? 1600 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर कारोबार हम देखें तो NSE का एक तरह से ज्यादा कारोबार है। देखिए NSE में जो रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या कम होने का कारण क्या है? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर इसमें स्टॉक एक्सचेंज में अपने को रजिस्टर्ड कराती है तो जो NSE है उसके जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसकी एक तरह से क्या है? बहुत स्ट्रिक्ट बना हुआ एक तरह से, और उनको पूरा करने के बाद ही कोई कंपनी क्या होती है? NSE में अपने को रजिस्टर करा सकती है। लेकिन BSE के जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो लिस्टिंग नॉर्म्स है, वो एक तरह से क्या है? सरल है। मतलब कोई भी कंपनी जो लो क्वालिटी की कंपनी भी अगर है और वो अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहती है तो उसका रजिस्ट्रेशन BSE में आसानी से हो जाता है। इसीलिए BSE में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या कितनी है? 5,000 से भी ज्यादा है। लेकिन NSE में हर कोई कंपनी जो है अपने को आसानी से रजिस्टर्ड नहीं करा सकती, इसलिए इसमें रजिस्टर्ड जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी संख्या एक तरह से क्या है? कम। अब देखिए NSE की अगर हम ग्लोबल रैंक की बात कर दी, एक तरह से क्या है? 10वें नंबर पे है। जबकि जो इसका अधिक
आर्थिक पूंजी में जो योगदान है वो एक बहुत बड़ा है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में, ठीक है। बेंचमार्क इंडेक्स एक तरह से क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसकी ग्रोथ या फॉल को दिखाने के लिए तरह से क्या है, सूचकांक बनाए जाते हैं, ठीक है, इंडिसेस बनाए जाते हैं। तो जो एनएसई है इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो कौन सा है, निफ्टी, ठीक है, जिसमें एनएससी में जो रजिस्टर्ड कंपनियां 1600 भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उसमें टॉप की 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है, ठीक है, निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर एक तरह से एनएससी की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 कंपनियों के जो शेयर हैं उसके आधार पर एक तरह से निफ्टी सूचकांक को बनाया जाता है, जबकि बीएसई जो है उसमें जो टॉप की 30 कंपनियां होती हैं उसके आधार पर सेंसेक्स एक तरह से बनाया जाता है। अब देखिए, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो होता है अगर वो शेयर को परचेस करना चाहता है तो वो डायरेक्ट एनएसई या बीएसई से नहीं खरीद सकता है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम लोग अगर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एनएसई या बीएसई से शेयर परचेज नहीं कर सकते हैं, शेयर खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। शेयर खरीदने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन मार्केट के जो ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, उन्हीं के जरिए हम क्या कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं। और शेयरों की जो संख्या होती है वो कंपनी के द्वारा इन मार्केट में, चाहे वो एनएसई है बीएसई है, उसमें निश्चित कर दी जाती हैं। और अगर हम शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट होता है वो एक तरह से ओपन करना पड़ता है और ऑनलाइन भी करा सकते हैं इसको। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर का जो है क्रय विक्रय कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो एनएससी की फुल फॉर्म हमको पता चल गई। स्थान इसका पता है कि राष्ट्र का कहाँ पे है, मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी, 1992 में। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, प्रमुख सूचकांक वो कितना है, निफ्टी है। अब देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तभी हमने देखा था कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1992 में। हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था, स्कैम हुआ था, धोखाधड़ी हुई थी, तो इसी स्थिति में फिर उसके बाद में शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सेबी का गठन किया गया था। और सेबी का गठन होने के बाद ही शेयर बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए 1992 में एनएसई की स्थापना की गई। और इसमें जो कार्य होता था, जो ट्रेडिंग होती थी वो एक तरह से क्या होती थी, ऑनलाइन ट्रेडिंग। और 1992 में एनएसई की स्थापना के बाद में लोगों का, निवेशक जो थे, इन्वेस्टर जो थे, उनका जो भरोसा शेयर बाजार से उठ गया था वो धीरे धीरे एक तरह से वापस आने लग गया। निवेशकों की जो संख्या है, इन्वेस्टर जो है उनकी संख्या एक तरह से बढ़ने लग गई। वो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग होती थी उसमें एक तरह से भाग लेने लग गए। अब देखिए, एनएसई की जो स्थापना के उद्देश्य हैं, कार्य है, वो क्या है, भारत में एक तरह से शेयर की ट्रेडिंग को बढ़ाना, ताकि जो कंपनियां हैं उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है वो पूंजी एक तरह से उनको आसानी से मिल जाए, ठीक है। जो शेयर बाजार में धोखाधड़ी होती है उनको एक तरह से रोकना, शेयर बाजार में पारदर्शिता लाना, जो इन्वेस्टर है उनके हितों की एक तरह से रक्षा करना, ठीक है। शेयर बाजार को एक तरह से आधुनिक बनाना, उनको विकसित करना, क्योंकि पहले शेयर को खरीदने के लिए एक तरह से क्या करना पड़ता था, एक किसी निर्धारित जगह पर, प्लेस पर इकट्ठा होना पड़ता था और उसके बाद में लेन देन होता था जिसमें कई महीनों लग जाते थे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग जब होने लग गई तो इसी स्थिति में क्या हुआ था कि जो शेयर है उनको खरीदना बेचना एक तरह से क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। और फिर निफ्टी क्या है इसके बारे में हमने देख लिया कि निफ्टी एक तरह से क्या है, एनएसई जो है उसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1996 में, ठीक है। और इसमें एक तरह से जो एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उसमें से टॉप की 50 कंपनियों को निफ्टी में शामिल किया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर एक तरह से ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही उसको देखा जाता है, ठीक है। अगर निफ्टी में उछाल आता है इसका मतलब क्या होता है कि जो एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनकी शेयर प्राइस एक तरह से क्या हुई है, बढ़ी हैं। और अगर निफ्टी में गिरावट आती है इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं एनएसई में उनकी शेयर की प्राइस एक तरह से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।